जय हिंद दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर नंबर 5 का, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का, क्लास 12th के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात करेंगे, ये हेडिंग है उसी चैप्टर का हेडिंग है। आप देख रहे होंगे हेडिंग क्या नाम है यहाँ, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। आपने देखा कि हेडिंग क्या है मेरा, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। अर्थात जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो वंशागति की थी, उनके सेल के द्वारा जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में वंशागति हुई थी, उसके बारे में कुछ वैज्ञानिक लोग मिलकर एक ग्रुप में उसके बारे में अध्ययन किया और डिस्कस करके बताया कि आखिरकार ने मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है सही प्रूव्ड है कि नहीं है, सही प्रूफ है कि नहीं है, इसके बारे में प्रूफ करके भी दिखाया। तो दोस्तों आज इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्रोमोसोम। आप जानते हैं क्रोमोसोम होता क्या है? दोस्तों क्रोमोसोम हर एक इंसान, हर एक पौधा, सबके अंदर क्रोमोसोम होता है। और सेल जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, वो क्रोमोसोम में बहुत ढेर सारे डीएनए भरे होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे डीएनए भरे होते हैं। दोस्तों जो क्रोमोसोम होता है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। जैसे मेरी कोशिका है, एक कोशिका निकाल लिया जाए तो कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है, तो उसी केंद्रक में क्रोमोसोम होता है। कोशिका के बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक के बीच में क्रोमोसोम होता है। दोस्तों इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका क्रोमोसोम सिद्धांत को कुछ वैज्ञानिक देने वाले हैं, और दिए कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूं। तब कैसे क्रोमोसोम के दौरान आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मेंडल ने बताया था आनुवांशिकता में यही बताया ना कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण को, गुण का जो प्रसारण होता है, स्थानांतरित होता है, उस घटना को हम आनुवांशिकता कहते हैं। अर्थात एक से दूसरी पीढ़ी में चला जाना। तो कौन लेके जाता है? क्रोमोसोम लेके जाता है, गुणसूत्र लेके जाता है, डीएनए आरएनए लेके जाते हैं दोस्तों। तो अगली पीढ़ी में विकास होता है उसका, जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, क्रोमोसोम हमारे कोशिका के हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक पौधों के अंदर, हर एक जीवाणुओं के अंदर, हर एक विषाणुओं के अंदर, सबके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। बिना क्रोमोसोम का एक बॉडी से दो बॉडी नहीं बन सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेंडल ने तो यही बताया ना कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का चला जाना, तो कौन लेके जाता है? क्रोमोसोम लेके जाता है। क्रोमोसोम ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारण करता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाला जो वीडियो मैंने आपको शूट करके इस पर अपलोड किया, उसमें मैंने आपको बताया है एबीओ ग्रुप में मारा, तो माँ बाप से जो ब्लड ग्रुप बनता है बच्चों के अंदर, उसके बारे में बताया, तो वो क्रोमोसोम के द्वारा हुआ है। तो आज इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। दोस्तों सन 1900 में यानी 1900 की बात करेंगे तो बहुत पुरानी बात है। सन 1900 में तीन वैज्ञानिक डिवरीज, कारिन्स और वान सेरेमैक, यानी इनको बोलते हैं ह्यूगो डिवरीज। सन 1900 में तीन वैज्ञानिक, बहुत मस्ट बात है दोस्तों, बहुत जरूरी बात है। सन 1900 में तीन वैज्ञानिक डिवरीज और कारिन्स, इनका नाम है ह्यूगो डिवरीज, पूरा नाम सुन लो, ह्यूगो डिवरीज और कार्ल कोरिन्स और वान सेरेमैक। इन तीन वैज्ञानिकों ने इतना मिलकर काम किया, उन्होंने वंशागत के लक्षणों के संबंध में मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। कि मतलब ऐसा नहीं कि मेंडल ने गलत परिणाम तो नहीं निकाला, यानी जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को विश्वास नहीं होता है तो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो उसी प्रकार ये ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरिन्स, वान सेरेमैक सन 1900 में तीनों वैज्ञानिकों ने लक्षणों की वंशागत संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः से खोज करना प्रारंभ कर दिया, पुनः को रिपीट करना प्रारंभ कर दिया। तो रिपीट करके क्या पाते हैं देखते हैं आप दोस्तों। इसी समय जब इन्होंने दोहराया तो उसी समय इनको क्या ज्ञान हुआ? ज्ञान ये होता है कि इसी समय यानी खोज की, तो इसी समय माइक्रोस्कोपी की तकनीकी में प्रगति भी हो रही थी। अर्थात जरा देखिए कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है भाई। माइक्रोस्कोप ना होता, माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटे को बड़ा दिखा देता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप।
ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का नाम है माइक्रोस्कोपी करना, ठीक है। तो उसको छोट चीज़ है उसको बड़ा कर देना, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसी समय माइक्रोस्कोपी की तकनीक से प्रगति भी होती जा रही थी। अर्थात जो इन्होंने काम किया ये, उसके दौरान माइक्रोस्कोप भी आ गया। जरा देखिए कितना अच्छा फैसिलिटी है, ठीक है। हम लोग के जबान जैसे कि और कुछ लोग हमारे पूर्वजों के ज़माने में तो लाइट ही नहीं आई थी। देखते हैं तब क्या हुआ, जिससे वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो गए थे। जब भैया माइक्रोस्कोपी ही आ गया तो बताओ, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, यानी जब एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, एक शरीर से दो शरीर बनती है, उस घटना को क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो नए बॉडी का निर्माण होगा। जैसे मुझे घाव लग गया है तो घाव जब भरेगा तो कोशिका विभाजन होगा तभी भरेगा, नहीं तो वैसे सड़ा पड़ा रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उसी समय क्या हुआ, कोशिका के केंद्रक में जब देखने में समर्थ हो गए तो फिर आगे जब देखा, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप उठाया और देखा, कोशिका विभाजन के बारे में देख लिया, कोशिका विभाजन हो रही है इसको समझ लिया, ठीक है। तब क्या होता है, कोशिका के केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी। कोशिका के केंद्रक में, मैं आपको बताया, कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है दोस्तों, क्रोमोसोम पाया जाता है। वही है ना कि एक संरचना की खोज, वो संरचना क्या है, वो क्रोमोसोम है, ठीक है, गुणसूत्र है, हो चुकी थी, जिनको क्रोमोसोम कहा गया। मैंने आपको यही बताया कि केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जिसे क्रोमोसोम कहा गया। अब देखते हैं सन 1902 ईस्वी, 2 साल बाद, इनको खोज करने के 2 साल बाद, वो सन 1902 ईस्वी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यानी कोशिका विभाजन के जो गुण था, जो अगली पीढ़ी में जो सेल डिवीजन करता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। एक धागे से 2 धागे जब बनते हैं, एक क्रोमोसोम से नया क्रोमोसोम बनता है, इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यानी अर्धसूत्री यानी आधा सूत्र का विभाजन, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों इसको पढ़ाऊंगा मैं क्लास में 11 पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपका बोर्ड वाला एग्जाम तो पहले क्वालिफाई करा दूं, तो इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अच्छे से आप नंबर आपका बन जाए, उसके बाद में बात तो करते रहेंगे हम दोस्तों। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हुआ। क्रोमोसोम गति का मतलब ये होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, गुण को लेके जाता है। कहते हैं भैया ये तो अच्छे लाल का बेटौना तो एकदम वैसी बेटौने एकदम अच्छे लाल तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इस अच्छे लाल का बेटा जो है कि अच्छे लाल को पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में हम देख के बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट में मैं क्या बात कर रहा हूँ, वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार जीन जैसा था। तो उन्होंने वाल्टर सटन, वैज्ञानिक है वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी, ठीक है। वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने बताया कि क्रोमोसोम का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, जीन होता है। अब आप कहेंगे सर जीन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जीन के बारे में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, मैं जीन के बारे में बता दूं आपको। तो जीन क्या होता है, जो क्रोमोसोम का व्यवहार होता है वो जीन जैसा होता है। अरे भैया अगर जीन ही नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम कहाँ से पैदा हो जाएगा, तो जीनों से मिलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो ठीक है, जो जीन है वो क्रोमोसोम की इकाई होती है। तो जीन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जीन, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक माला है, ठीक है, एक माला है, ये हम बोलते हैं एक माला, पहनने वाली माला है, ठीक है, ये पहनने वाली माला है, ये पहनने वाली माला है। अब यहाँ पे लॉकेट लगा दिया गया है माला। तो माला जो उसमें बीट्स होते हैं, बीट्स जिसे हम बोलते हैं गुड़िया, तो अब इसे हम बीट्स बोलते हैं। तो जो बीट्स होता है तो बीट्स को ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम जीन बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार जो डीएनए, जैसे एक क्रोमोसोम की बात करेंगे तो हमारा क्रोमोसोम होता है इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। देख रहे हैं ये क्या है, हमारा एक क्रोमोसोम है। तो इसी क्रोमोसोम में बहुत सारे डीएनए भरे रहते हैं, उस डीएनए में जीन भरा रहता है। तो दोस्तों आज की ये टॉपिक मैं समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, और आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका रिवीजन, उतना आपका वाइवा कंप्लीट होगा दोस्तों, ताकि आपको पछताना न पड़े। मैं आपको एक ही बात में बोलता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती जिसके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है दोस्तों। जय हिंद।